हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आए एंड आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हों। एंड अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी स्टोरी को सुने एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए और आप लोगों को बोर ना करते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग की बातें सुनकर हमारे वांग जी को बहुत बुरा भी लगा था और उसका हार्ट कहीं ना कहीं मेल्ट भी हो गया था और उसकी आंखों से आंसू आने लग गए थे। अब इससे आगे विंग जो अपने दरबार में पहुंचता है और अपनी सोल जो कि उसने वहां पर तैनात की हुई थी उन्हें आदेश देता है कि पूरे गोसू को अच्छे से देखभाल करें क्योंकि वो बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ जियांग याली ने जो सबके लिए खाना बनाया था और उन्होंने साथ में ही ब्रेकफास्ट किया। उन्होंने पूरे पैलेस को काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा था। अब तक तो पैलेस ऐसा लगता था जैसे घोस्ट हाउस हो, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं जो वहाँ रह रही थीं और आत्माएं तो आत्मा जैसा ही बिहेव करेंगी। उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया हुआ था। अब हम शाम का सीन देखते हैं। पूरे दिन वांग जी ने अपने रूम के अंदर रेस्ट किया था। वो शाम को बाहर निकल कर आता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है तो वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे और वो डिनर करने के लिए ही तैयार थे। वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे चला नहीं जा रहा था। उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे। हालांकि वांग जी ने काफ़ी सारे निशान को कवर कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिवील हो रहे थे। जब लैन कुरैन की नज़र अपने नेफ्यू पे जाती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो अपने नेफ्यू को इस तरह से बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। जियांग यानली जो वांग जी को लाकर वहाँ बिठाती हैं और उसे फूड सर्व करती हैं। सारे लोगों ने डिनर करना शुरू कर दिया था एंड तभी वींग जो वहाँ से काफ़ी सारा चिली ऑयल उठाकर वांग जी के खाने के अंदर डाल देता है। और वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो विंग जो बिल्कुल भी वांग जी की तरफ देखे बिना बोलता है, इसे पूरा फिनिश करो। तभी लैन कुरैन जो बोलते हैं, वो चिल्ली नहीं खा सकता, उसे स्पाइसी नहीं पसंद है, वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उसे ये खाना होगा वरना इसकी सज़ा आप लोगों को मिलेगी। ये सुनकर वांग जी जैसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सादा स्पाइसी फूड उठाकर एक बार में खा लेता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, इन सारी चीज़ों का अंत एक दिन ज़रूर होगा विंग, और मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उससे स्पाइस बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे स्पाइस की वजह से। दूसरी तरफ लैन से चैन जिनसे अपने भाई की इस तरह हालत बिल्कुल नहीं देख सकते थे, वो उनके फेस पे बहुत गुस्सा था और वो अपनी मुट्ठियों को कस रहे थे। तभी जियांग चैंग जो उनके हाथ को पकड़ता है, लैन कुरैन जब ये लैन से चैन जब ये देखते हैं तो वो जियांग चैंग को अपने से दूर कर देते हैं। खड़े होते हुए बोलते हैं, विभूशियान और तुम मैं तुम दोनों भाइयों से नफ़रत करता हूँ। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली से नफ़रत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरे भाई के साथ जो कुछ भी किया है विभूशियान तुमने, ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचेन के इस बिहेवियर से जियांग चैंग को बहुत बुरा लगता है और जो उसका हैप्पी वाला फेस था वो सैड में हो जाता है। जियांग यानली जो गुस्से में वींग को एक स्लैप कर देती है और बोलती हैं, तुम अपनी नफ़रत में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपने प्यार की तकलीफ़ तक नहीं दिखती। विवुशियान मुझे नफ़रत होती है खुद से कि तुम मेरे भाई हो। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई थीं। अब डाइनिंग हॉल में केवल वींग था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसका दिल भी बेचैन था वांग जी को लेकर। वो वहाँ पर पड़ा हुआ काफ़ी सारा चिल्ली ऑयल ऐसे ही खा लेता है जिसकी वजह से उसे बहुत स्पाइस लगता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइस खाता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि उसे हैंडल हो सके। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था स्पाइस की वजह से, लेकिन वो फिर भी वाटर नहीं लेता। वो वांग जी के रूम में जाकर देखता है तो वांग जी
जो बेड पे बैठा हुआ था और उसे बहुत स्पाइस लग रही थी। वीइंग के हाथ में शहद की डिब्बी थी। वीइंग जो वांग जी को जाकर देता है कि वो उसे खा सकता है, लेकिन वांग जी जो उसे खाने से मना कर देता है, तो वीइंग गुस्से में वांग जी के माउथ को पकड़ता है और उसमें पूरी शहद की डिब्बी डाल देता है। वांग जी वीइंग की तरफ देखता है। वीइंग जो ये बोलता है, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हारे अंकल को सज़ा देना चाहता हूँ और उन्हें तकलीफ़ तुम्हें तकलीफ़ में देखकर होगी, समझे तुम? और हाँ, अपना ख्याल रखो। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हमारा वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। विंग बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ता था वांग जी को परेशान करने के लिए, और ये सारी चीज़ें देखकर रैन को बहुत बुरा लगता था। वो दिन पे दिन अपने नेफ्यू को इस तरह टूटते हुए नहीं देख पा रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, वो एक जिंदा लाश की तरह हो गए थे। ऐसे ही टाइम के साथ रैन अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे थे। एक दिन बीइंग जो आदेश देता है कि रैन को दरबार में लाया जाए। रैन को घसीटते हुए दरबार में लाया जाता है। वहाँ वांग जी भी पहुँच चुका था भाजते हुए। वहाँ पर पूरी फैमिली इकट्ठी थी। जियांग यानली भी थी वहाँ पर। वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो विवुशियान के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगी। वी जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था, जब रैन को आते हुए देखता है तो वो अपने थ्रोन से खड़ा हो जाता है और रैन की तरफ देखते हुए बोलता है, आज तुम वैसे दिख रहे हो जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो तुम्हारे ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं है ना? तो अब तुम्हें मर जाना चाहिए और अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के पास जाना चाहिए। ये कहकर वी जो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। वांग जी जो विंग के सामने आता है बोलता है, विंग प्लीज़ ये मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, पर प्लीज़ मेरे अंकल को खुश मत करो। विंग जो वांग जी को पुश कर देता है और वो लैन सिचैन के पास जाकर गिरता है। लैन सिचैन भी विंग को रोक रहे थे, लेकिन उन्हें कई सोलों ने उन्हें पकड़ रखा था। जियांग यानली भी रोकना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्रॉमिस में बंधी हुई थी और जियांग चैंग तो कुछ कर ही नहीं सकता था। विंग जो धीरे धीरे रैन की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी तलवार से जैसे ही रैन का गला काटने वाला था, तभी वहाँ एक मैजिक होता है। बहुत बड़ा ब्लैक स्मोक जो विंग को दूर पुश कर देता है और विंग जो दूर जाकर गिरता है। विंग फिर गुस्से में जब उस तरफ देखता है तो वो ब्लैक स्मोक जो दो लोगों की बॉडी में कन्वर्ट हो रहा था, वो दो लोग जो कोई और नहीं विंग के पेरेंट्स थे। जब विंग उन लोगों को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को हग करने के लिए जाता है, लेकिन विंग के फादर जो विंग को स्नैप करते हैं और उसे खुद से दूर कर देते हैं, बोलते हैं, विभूषियान हमें तुम पर गर्व होता था ये सोचकर कि तुम बहुत समझदार हो, तुम हमारे बाद हमारे राज्य को अच्छे से संभालोगे, लेकिन तुमने ये देखो क्या किया है। डैड, ये सारी इनकी गलती है। अगर ये लोग आपको नहीं मारते तो इसकी सज़ा इन्हें नहीं मिलती। इन्होंने मुझे नहीं मारा है विंक, ये सारी गलती वे रूहान की है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है विंक, हमारी बात सुनो तुम। वे रूहान ने मुझे और लैन सिंह अर्जुन को मारवाया है। उसने हम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी कि हम दोनों दोस्ती का नाम लेकर एक दूसरे को मारना चाहते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी। हमारे मरने के बाद उसने हमारी सोल को कैद कर लिया। हमारी सोल एक गुफा में कैद है और जैसे ही विंग के पेरेंट्स उस गुफा का नाम लेने वाले थे, तैसे ही उनकी सोल जो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती हैं और विंग जो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाकर रोने लगता है और वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को बुलाने लगता है। विंग जो ज़मीन पे गिर चुका था, रैन को भी अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका था। वो तो ये जानते थे ना कि विंग तो बच्चा है, उसे जो समझ में आया उसने बस वही किया, लेकिन वो तो बड़े थे, उन्हें तो सच तक जाना चाहिए था। ये सोचकर रैन
जो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। विंग और वांग जी लेन सिचेन एंड वांग जी अपने अंकल के पास जाकर बोलते हैं, अंकल ये सब क्या था? हम इतनी सालों से गलत करते आ रहे हैं और आपने भी कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। विभूषियान तो छोटा था ना, उसने जो देखा, उसने जो सुना, बस वही सच माना। लेकिन आप हम सब में बड़े थे अंकल, लेकिन आपने गलती कर दी। दूसरी तरफ वी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस यूं ही ज़मीन पे गिर चुका था। न उसके माउथ से कोई आवाज़ निकल रही थी, न वो किसी तरह का कोई रिएक्ट कर रहा था। जब जियांग यानली अपने भाई को इस तरह देखती है तो वो उसके पास जाकर बोलती है, विभूषियान, इतनी सालों से मैं तुम्हें रोकती आई हूँ क्योंकि हम में से कोई सच नहीं जानता था, लेकिन तुम अपने गुस्से और नफ़रत में इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि तुमने कभी सच जानने की भी कोशिश नहीं की। तुमने देखा, बस उसे ही सच मान लिया। आज देखो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वीन जो खड़ा होता है एंड बोलता है, सीजे सारी मेरी गलती है तो इसे सुधारूंगा भी मैं ही। मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिसने मेरे पेरेंट्स को जीते जी तकलीफ़ दी, और मरने के बाद भी मैं अपने पेरेंट्स को वहाँ से आज़ाद कराऊँगा। एंड ये कहकर वीन जो वहाँ से उठता है और चला जाता है। जियांग ह्यानली को नहीं समझ आ रहा था कि अब उनका भाई आगे क्या करने वाला है। दूसरी तरफ लैन सिचेन और वांग जी किसी तरीके से लैन कुरैन को उठाकर उनके रूम में ले जाते हैं। विंग ने वहाँ पर एक डॉक्टर को बुला दिया था लैन कुरैन की देखभाल करने के लिए। दूसरी तरफ लैन सिचेन जो जियांग चैंग के पास जाते हैं एंड बोलते हैं, आई एम सॉरी जियांग चैंग, ये सारी चीज़ें गलत फहमियों की वजह से हुई थी। मैंने इतने टाइम में ना जाने कितना कुछ किया तुम्हारे साथ, सारा सच जाने बिना, ये जाने बिना कि तुम्हारी उस टाइम पे कोई गलती नहीं थी। लैन सिचेन जिनके फेस पे गिल्ट और अपने गुस्से की वजह से लिए हुए एक्शंस के लिए गिल्ट दिख रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत गलत किया है जियांग चैंग के साथ। इनफैक्ट किया भी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। जियांग चैंग जो लैन सिचेन के हाथ को पकड़ता है एंड बोलता है, सिचेन, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे लेकर क्या सोच सकते हो, और ना ही मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैच्योर था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं एक चीज़ अच्छे से समझ गया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इतने सालों में मैंने कभी ये बात भाई और सीजी को नहीं बताई, बस तुम्हें प्यार करता रहा। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि शायद हम पहले की तरह रह सकते हैं। और तुम्हारे गुस्से ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं भुला सकता। प्लीज़ अब तुम इस तरीके से गिल्ट महसूस मत करो। जब लैन सिचेन ये सुनते हैं तो उनके फेस पे कहीं ना कहीं स्माइल आ गई थी, और वो जियांग चैंग को हक करते हैं एंड बोलते हैं, जियांग चैंग, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत ज़्यादा। इन दोनों की तो लव स्टोरी या सॉर्टेड हो गई थी। एंड दूसरी तरफ अब हम नाइट में देखते हैं विंग जो अपने रूम में आइस क्लोज करके लेटा हुआ था। वांग जी जो उसके पास जाता है और देखता है तो विंग बस बेड पे लेटा हुआ है शांति से। उसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रोया होगा। वांग जी जो कुछ नहीं करता और विंग के पास जाकर लेट जाता है। ये पहली बार हुआ था उन दोनों की मैरिज के बाद कि वांग जी जो खुद से जाकर विंग के पास लेटा हो। वांग जी ने विंग को टाइटली हग किया हुआ था। विंग जो जग रहा था और वो ये सारी चीज़ें महसूस कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं वांग जी का इस तरीक़ा का बिहेवियर देखकर। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं और वो विंडो के पास जाकर विंडो ओपन करता है तो वो देखकर पूरी तरीके से सरप्राइज रह चुका था। पूरा गोसू एकदम शांत था। वो ज़ॉम्बीज़ जो जगह जगह भटका करते थे वो गायब हो चुके थे। जिन काले बादलों ने गुसू को घेरा हुआ था वो हट चुके थे, और जो ब्लैक स्मोक हर वक्त उन पे नज़र रखता था वो भी गायब हो चुका था। इतने टाइम बाद गुसू में सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र बेड पे जाती है तो उसकी आत्मा ठहर सी जाती है क्योंकि वहाँ विंग नहीं था। वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा
डर चुका था। उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। वो सीधे अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने ब्रदर की रूम की तरफ भागता है, और वो अपने ब्रदर के रूम में जाकर अपने भाई को जगाता है, और दोनों लैंड ब्रदर मिलकर विंग को पूरे गूसू महल में ढूंढने लगते हैं। लेकिन विंग कहीं नहीं था। विंग जा चुका था, शायद अपनी गलतियों का पछतावा करने के लिए। उसने जो गलतियाँ की थी उन्हें सुधारने के लिए। लेकिन वियांग जी जो टूट चुका था, उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। वो गूसू के पूरे एरियाज़ में डोल चुका था। इनफैक्ट उसने पूरा गूसू डोल लिया था। अब वो गूसू के मेन डोर पे था। वो बस वहीं गिर जाता है एंड बोलता है, गगा मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। मुझे लगा था अब हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे, मैं विंग हमेशा हैप्पी रहेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई थी। लेकिन अचानक से उसने ऐसा क्यों किया। वो हमेशा ऐसा क्यों करता है, जो उसका मन आता है वो कर देता है, मेरी फीलिंग्स की परवाह किए बिना। तभी वहाँ जियांग यान ले आ जाते हैं, और जब वो वांग जी को इस तरीके से ज़मीन पे गिरा हुआ और रोता हुआ देखती हैं, तो वो उसके पास जाकर बोलती हैं, वांग जी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में कोई पहली बार ऐसा देखा है जो वीं के लिए रो रहा हो, वरना वीं के लिए कभी नहीं कोई रोया। उससे लोग डरते हैं, तुम टेंशन मत लो, वो वापस आ जाएगा। सीजे हमें नहीं पता वो कहाँ है। हाँ हाँ, वो हीलिंग में होगा, मैं उसे हीलिंग में देखने जा रहा हूँ। ये कहकर वांग जी जो वहाँ से उठता है और हीलिंग की तरफ भागने लगता है। लैन से शैन जिसे अपने भाई की इस तरह की हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, वहाँ पर जियांग चैंग भी आ चुका था। वो भी वांग जी का पीछा करने लगता है और वो लोग हीलिंग पहुँचते हैं, तो हीलिंग भी पूरी तरीके से शांत था। हीलिंग में भी चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे कि विंग पूरी दुनिया से डिसअपेयर हो चुका हो। विंग कहीं हो ही नहीं, ऐसा लगता था जैसे कभी विंग एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वांग जी जो पूरे हीलिंग में घूम रहा था विंग को देखते हुए, पूरे हीलिंग में इस तरीके से ऐसा लगता था जैसे कोई सोल वहाँ हो ही ना। जहाँ प्रेतों की घाटी बोला जाता था उसे, लेकिन वहाँ एक आत्मा तक नहीं है, वहाँ एक पक्षी तक भटक नहीं रहा था। वांग जी ने अब तक पूरे हीलिंग को सर्च कर लिया था, लेकिन उसे कहीं भी विंग नहीं मिलता। तभी जियांग चेंग जो बोलता है, लनजान चलो हम हीलिंग पैलेस में देखते हैं, वहाँ ज़रूर होगा विंग, वहीं होते हैं ब्रदर। और उसके बाद वो दोनों मिलकर जब हीलिंग पैलेस जाते हैं, तो उन्होंने देखा वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं था। वांग जी जो पूरी तरीके से टूट चुका था, उसे ऐसा लगता था जैसे विंग पूरी दुनिया से गायब हो गया हो। उसने वांग जी को छोड़ दिया है, वो भूल चुका है वांग जी के लिए उसकी फीलिंग्स, उसकी परवाह, सारी चीज़ें। अब विंग वांग जी जो बोलता है, मैं उसकी गुस्सा, उसकी नफ़रत पूरी लाइफ सह सकता था अगर वो मेरे साथ होता। उसने ऐसा क्यों किया जियांग चेंग। तुम्हारा भाई हमेशा अपनी मनमानी क्यों करता है, उसे मेरी कोई परवाह है ही नहीं। ये कहकर वांग जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जियांग चैंग जो वांग जी के कंधों को पकड़ता है और बोलता है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, गगा मिल जाएंगे, वो यहीं कहीं होंगे। और उसके बाद वो लोग हीलिंग से बाहर आते हैं और गूसू वापस जाते हैं, तो उन लोगों के साथ विंग नहीं था। वांग जी जो अब तक पूरी तरीके से सुन पड़ चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके बाद यांग चैंग जो बोलता है, मैं गगा को ढूंढूंगा, मैं पूरी वर्ल्ड में उन्हें ढूंढ पाऊँगा, पूरे अर्थ को ढूंढ मारूंगा, वो कहीं ना कहीं तो होंगे। लन से चैन भी यही बोलते हैं। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने सिपाही को वहाँ से भेज देते हैं। जियांग यानली जो कि जिनले, वो भी अपने काफ़ी सारे सिपाही को भेजती हैं। हालांकि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहती थी, पर उनके पास भी कुछ पावर्स थी जिससे वो पशु पक्षियों को हैंडल कर सकती थी। उनकी मदर की वजह से उनके पास ये पावर थी, तो वो सारे जानवरों को आदेश देती है कि वो वी को ढूंढें। ऐसे ही हफ्ते बीत चुके थे, उन्होंने पूरी दुनिया को ढूंढवा लिया था, ऐसा लगता था जैसे वी कहीं है ही नहीं। दूसरी तरफ वांग जी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो एकदम से टूट गया था।
वो एकदम से सुन पड़ चुका था, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। बस वो उतना ही खाना खाता था जितना उसे ज़बरदस्ती खिलाया जाता था। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से टूट चुका था, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो एक ज़िंदा लाश हो। उसकी आँखों के नीचे वो गड्ढा, उसके वो वाइट कलर के क्लॉथ और जो फ़ोरहेड पे वो रिबन बाँधा करता था, वो रिबन अब उसके हाथ पे होता था। वो एक विदौट की तरह लाइफ़ जी रहा था। उसे देखकर सारे लोग यही कहते थे कि ये विंग के विदौर है, यानी कि इसका हस्बैंड मर चुका है और अब ये अकेला रह रहा है। सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे कि वो एक ऐसे इंसान के लिए सैड है जिसने कभी भी किसी की परवाह नहीं की। वो एक मॉन्स्टर था वगैरह वगैरह, पता नहीं किस किस बातों से भी वांग जी को ताने दिए जाया करते थे। दूसरी तरफ लेंसी चैन, जिनसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थीं। अब लेंसी चैन एंड जियांग चैन की मैरिज हो चुकी थी जियांग यानली के फोर्स करने की वजह से, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुश नहीं थे अपने भाई को इस तरह टूटा और हारा हुआ देखकर। एक शाम वांग जी जो अपने रूम में था और अपनी विंडो से बाहर देख रहा था। शाम का टाइम था, सूरज डूब रहा था जिसकी वजह से आसमान थोड़ा सा लाल था। उसे देखकर वांग जी को वो दिन याद आ जाता है जब विंग और वांग जी साथ हुआ करते थे और उन्होंने एक बार ऐसे ही डूबते हुए सूरज को देखकर एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये सोचकर पहली बार वांग जी के फेस पे स्माइल आती है। स्माइल के साथ साथ उसकी आँख से आंसू भी आ जाते हैं। वो बोलता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हो? तुमने मुझे लोगों को फेस करने के लिए अकेला छोड़ दिया और तुम चले गए। शायद तुम्हारा प्यार बहुत कमज़ोर था, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। मैं पूरी लाइफ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुमसे प्यार करूँगा, चाहे लोग तुमसे कुछ भी कहें, नफ़रत करें, एनीथिंग, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगा। एंड ये कहकर वांग जी जो अपने दिल पे हाथ रखता है और अपनी उन अच्छी सी मेमोरीज़ को याद करने लगता है जिनमें वो विंग के साथ था। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार विंग कहाँ गया है। वो सच में गायब हो चुका है? क्या वो वापस आएगा? क्या वो कभी भी वांग जी के साथ रहेगा? आखिर क्या हुआ है विंग के साथ? तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड गाइस अब इस स्टोरी का एक लास्ट चैप्टर बनेगा एंड उसके बाद स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों ने इन्जॉय की है, एंड इन्जॉय की है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना एंड एक लाइक भी कर ही देना गाइस, किया ही जाएगा एक लाइक में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। एन्जॉय योर सेल्फ, लव यू गाइस।